तो स्टूडेंट्स ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फिजिक्स क्या होती है और फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसे हम फिजिसिस्ट कहते हैं वो ऐसे कौन से बेसिक स्टेप्स हैं या मेथड है जिसको फॉलो करने के बाद नेचुरल फिनोमेना के पीछे के सीक्रेट को रिवील कर देता है। तो किसी भी एक नेचुरल फिनोमेना के पीछे के सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए कोई भी ह्यूमन बीइंग जो मेथड अडॉप्ट करता है उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि क्वालिटेटिव स्टडी एंड क्वांटिटेटिव स्टडी, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म भी इसमें आ सकते हैं। यहाँ फाल्सिफिकेशन हो सकता है पुरानी थ्योरीज का और नई थ्योरीज का एक वेरिफिकेशन भी हो सकता है। मगर सबसे जरूरी बात यह कि किसी भी मेथड के थ्रू अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो उसका एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि एक फिजिसिस्ट क्या क्या कर सकता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में दो टाइप की स्टडीज होती हैं, पहली होती है क्वालिटेटिव स्टडी और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव स्टडी। अब सवाल ये है कि क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब क्या है। तो जब भी किसी इंसान के दिमाग में ये सवाल उठे कि ये जो नेचुरल फिनोमेना है इसके पीछे का लॉजिक क्या है और उसके पीछे के सीक्रेट को वो जानने की कोशिश करे तो वो जो स्टडी है वो कहलाती है क्वालिटेटिव स्टडी। फॉर एग्जाम्पल आइजैक न्यूटन की स्टोरी के बारे में तो आपको पता होगा ही कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, फिर उन्होंने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। अब वो एप्पल उनके सामने गिरा या उनके सर पर गिरा, देखो वो मैं नहीं बता सकता, मैं वहां था नहीं। मगर जब वो एप्पल उन्होंने गिरते हुए देखा तो उन्होंने ये सोचा कि वाई इट इज फॉलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब आइजैक न्यूटन के ब्रेन में ये थॉट आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, तो उस स्टडी को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, क्वालिटेटिव स्टडी में। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि क्वालिटेटिव स्टडी का रोल सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे पहले तो दिमाग में थॉट आना चाहिए ना कि ये नेचुरल फिनोमेना हो क्यों रहा है। लेकिन ये थॉट आ जाने से काम सॉल्व नहीं हो जाता कि आइजैक न्यूटन ने बस ये सोच लिया कि एप्पल नीचे गिर क्यों रहा है और उन्होंने कंक्लूड करा कि उसकी वजह ग्रेविटी है, तो बात खत्म नहीं हुई। अब हमें ये भी पता करना होता है कि जो अर्थ है वो एप्पल पर नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो है कितना। और जब भी हम किसी थॉट या किसी फिनोमेना से रिलेटेड कोई एक इक्वेशन सर्च आउट करने की कोशिश करें, वो इक्वेशन जो उस फिनोमेना को गवर्न कर रही होती है, तो दैट स्टडी इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव स्टडी। जैसे बात करूं मैं आइजैक न्यूटन की, तो उन्होंने ये बात बताई कि अगर दो मासेस m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हों तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला है g m1 m2 और अपॉन में क्या r²। और अगर वो दोनों मासेस एप्पल और अर्थ हैं तो एप्पल पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, g तो एज इट इज मास ऑफ एप्पल इनटू मास ऑफ अर्थ और अपॉन में दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को रखोगे तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि एप्पल पर अर्थ ने जो फोर्स लगाया है वो है कितना। और जब ये दोनों ही स्टडीज कंप्लीट हो जाती हैं तो उस नेचुरल फिनोमेना के पीछे का जो लॉ है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइंटिस्ट क्वालिटेटिव स्टडी तो बहुत कर लेता है लेकिन वो एक क्वांटिटेटिव रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाता, तो उसका नाम भी हमें याद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था टाइको ब्रे, आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। टाइको ब्रे एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिन्होंने स्पेस के बारे में बहुत सारी रिसर्च की थी, मतलब प्लैनेट सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, वो पूरी की पूरी स्टडी टाइको ब्रे ने की। टाइको ब्रे के असिस्टेंट थे जोहानस केपलर, इनका नाम आपने सुना होगा। केपलर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया है कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए किन लॉज को फॉलो करते हैं। अब टाइको ब्रे एक अच्छे फिजिसिस्ट तो थे, अच्छे मैथमेटिशियन नहीं थे, तो वो उस पूरी की पूरी स्टडी में से कोई भी रूल फ्रेम नहीं कर पाए। लेकिन जोहानस केपलर ने टाइको ब्रे की उसी स्टडी में से 16 साल की एक मेहनत के बाद 3 लॉज फ्रेम किए और आज हम उन लॉज को किन के लॉ कहते हैं, केपलर के लॉज। जबकि वो स्टडी है किसकी, टाइको ब्रे की। तो अब आपको जवाब मिल रहा होगा कि एक इंसान को क्या करना है कि वो फिजिसिस्ट वाली कैटेगरी में आ जाए। इंसान को पहले तो ये सोचना पड़ता है कि ये नेचुरल फिनोमेना हो क्यों रहा है, और अगर उस क्वालिटेटिव स्टडी के बाद वो एक लॉ बना लेता है जो उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए, तो उस बंदे को हम क्या कहेंगे, ही इज अ फिजिसिस्ट। अब चलिए स्टूडेंट्स, हमें ये तो आइडिया लग गया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी का यूज करते हुए कोई भी फिजिसिस्ट नेचुरल फिनोमेना के पीछे के सीक्रेट को किस तरह से रिवील करता है। लेकिन कोई भी फिजिसिस्ट केवल यही 2 मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकता, और भी कई सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू ह्यूमन बीइंग
फिजिसिस्ट वाली कैटेगरी में आ जाता है। और उनमें से एक मेथड है यूनिफिकेशन। तो अब आपके ब्रेन में थॉट उठ रहा होगा कि ये क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हो तो ये जो वीडियो है इस पर क्लिक करके आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।